हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसी में आयोनिक इक्विलिब्रियम में। अपन ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था, उसकी एप्लीकेशंस भी देख ली थी। आज अपन पढ़ते हैं टाइट्रेशन की तरफ। तो टाइट्रेशन पढ़ने से पहले एक बार इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं, क्या होते हैं इंडिकेटर्स। तो देखो इंडिकेटर्स जनरली यहाँ पे हम उसको हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर और एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंडिकेटर क्या है? A hydrogen ion or acid base indicator is a substance which changes its color within limits with variation in pH value of solution। मतलब कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू वेरी कर रही है, और अब pH वैल्यू वेरी कैसे कराते हैं? ये हमने कोई एक सॉल्यूशन ले रखा है, लेट्स से ये वो एसिड है जिसको टाइट्रेट कराना है, तो हम यहाँ पे टाइट्रेटिंग फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। उस फ्लास्क के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम पहले इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। तो इस टाइम पे जब इंडिकेटर ऐड करें तो उसका कुछ कलर होगा, और जैसे ऊपर से टाइट्रेशन हो रही है, अगर ये एसिड है तो बेस से कराएंगे न्यूट्रलाइजेशन, अगर ये बेस है तो एसिड से, तो उसके साथ ये जो इंडिकेटर ऐड करा हुआ है ये भी डिसोसिएट होना स्टार्ट करता है। और जब ये डिसोसिएट होना स्टार्ट करता है उस तरीके से हम क्या पता लगाते हैं? चेंज इन कलर। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि द वेरिएशन इन pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। स्टार्टिंग में अगर ये एसिड है, लेट्स से pH 2 है, अब मैं न्यूट्रलाइजेशन करा रहा हूं तो pH टुवर्ड 7 मूव करेगा। सिमिलरली अगर ये बेस होता तो pH 12 या 13 होता, उसमें अगर हम एसिड से न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं तो टुवर्ड 7 मूव करेगा। तो मतलब सॉल्यूशन में pH का वेरिएशन हो रहा है, और इसी वेरिएशन पे जो कलर चेंज शो होता है वो किसकी वजह से शो होता है? इंडिकेटर की वजह से शो होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। टू विच इट इज एडेड द pH रेंज ओवर विच द इंडिकेटर शोज कलर चेंज। मतलब एक pH रेंज जिसपे की इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है वो कंसिडरेबली वेरी करता है फ्रॉम वन इंडिकेटर टू अनदर इंडिकेटर। इसका क्या मतलब है? अब हमारे पास इंडिकेटर काफी टाइप के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, ये एक टाइप का इंडिकेटर है। तो इसकी कलर चेंज शो करने की जो pH रेंज होगी वो डिफरेंट होगी। सिमिलरली फिनोल्फथलीन है, ये मैं जो मेजर इंडिकेटर्स है वही लिख रहा हूं, इसकी जो pH रेंज है कलर चेंज शो करने की वो डिफरेंट होगी। तो यही यहाँ पे हमने डेफिनेशन पे लिखा। तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर की और एसिड बेस इंडिकेटर की। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थियरी ऑफ इंडिकेटर, मतलब ये इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं, व्हाट इज दिस कलर चेंज। ठीक है, उसको देखते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अपन थियरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। क्या थियरी है ये, क्या बोलना चाहता है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, पहले एक बार थियरी लिख लेते हैं फिर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो हमारा हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर है, हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर इज आइदर अ वीक ऑर्गेनिक एसिड या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, फिर आगे थियरी क्या बोलती है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होगी उसकी, इंडिकेटर की अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होगी, इसका कुछ अलग कलर होगा, लेट्स से कलर ए है, और इसकी जो आयोनाइज्ड फॉर्म होगी, उसका कुछ डिफरेंट कलर होगा, लेट्स से उसका कलर क्या है? कलर बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात कर रहा है कि अगर हम थियरी को समझे कि इंडिकेटर कैसे वर्क करते हैं, तो उसकी जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है उसका एक डिफरेंट कलर होता है, और सॉल्यूशन में जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में जाता है तो उसका डिफरेंट कलर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिडिक इंडिकेटर की बात करता हूं, HI, इस तरीके से ले लेते हैं, तो यहां पे इसका कलर होगा कुछ, अभी हमको कलर नहीं पता है तो मैं ए बोल देता हूं। सॉल्यूशन में जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में जा रहा है H+IN-, तो ये जो है इसका कलर होगा कुछ बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां पे कोई बेसिक इंडिकेटर लेता हूं
तो सेम सिनेरियो इधर, इसका कलर होगा कुछ ए, और जब ये अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म में जा रहा है तो यहाँ पे इसका कुछ कलर होगा डिफरेंट बी। तो अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि कलर चेंज कैसे होता है। इनिशियली जब हमने डाला तो वो इस फॉर्म में, सॉल्यूशन में जैसे जैसे टाइट्रेशन आगे प्रोसीड हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है और डिफरेंट कलर ऑब्जर्व हो रहा है। सेम सिनेरियो बेसिक इंडिकेटर, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। सो दिस इज आवर थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अब अपन एक एक करके केस पढ़ेंगे। पहला केस अपन पढ़ रहे हैं एसिड इंडिकेटर के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सेकंड पढ़ेंगे बेसिक इंडिकेटर के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मिड पॉइंट की कंडीशन निकालते हैं कि मिड पॉइंट की कंडीशंस क्या आएंगी, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो केस 1 देख लेते हैं अपन फॉर एसिडिक इंडिकेटर। चलो तो यहां पे अपन अपने केस 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज HIN, एसिडिक इंडिकेटर के लिए देखना है, ठीक है। तो देखो इधर HIN, ये जब आयोनाइज होगा तो H प्लस और IN माइनस में आयोनाइज होगा, ठीक है। एसिड है तो इससे रिलेटेड जो भी कांस्टेंट होगा वो Ka। यहाँ पे इससे एसोसिएटेड कुछ कलर C है, यहाँ पे इससे एसोसिएटेड कुछ कलर CB, ठीक है। C डिनोट्स कलर, कंफ्यूज मत करना कि ये कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड तो नहीं लिखा हो। चलो कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूरा ही लिख देते हैं, कलर A, कलर B। इसका कुछ डिफरेंट कलर होगा, इसका कुछ डिफरेंट कलर होगा, ठीक है। इसका भी एक मेजर रोल आता है, वो अपन एक बार दोनों पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मेजर रोल होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसके लिए मैं K का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो K का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव है H प्लस कैलकुलेट करना, तो इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं अरेंज करके। तो देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN माइनस, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लो, दोनों तरफ लॉग लेने से क्या होगा, लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ, इस एक्सप्रेशन को एक साथ ही छोड़ देते हैं, लॉग ऑफ HIN अपॉन IN माइनस। मैं यहां से pH बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Ka। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं या फिर प्लस ही रहने दूं, एक्सपोनेंट को रिवर्स कर दूं, यही लॉग का कंसेप्ट होता है। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन ही रहने दे रहा हूं और इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया मेरे पास, दिस इज pH, दिस इज pKa प्लस लॉग ऑफ IN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और HIN का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, जिस भी तरीके से लिखना चाहो, जिस भी तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये हमारे पास pH का फॉर्मूला आ गया फॉर इंडिकेटर, कि इसकी रेंज क्या होगी यहां से मैं निकाल सकता हूं बहुत इजीली। अब देखो एट मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, कलर चेंज का मिड पॉइंट। जब मैं मिड पॉइंट की बात करता हूं तो कलर चेंज का मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब HIN का कॉन्सेंट्रेशन IN माइनस के बराबर, उसी को मिड पॉइंट बोल रहे हैं। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती है, दिस फ्रैक्शन विल बी 1 एंड log 1 इज 0, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa। तो अगर कभी ये कंडीशन दे दी जाती है कि जो pH है वो pKa के बराबर ही है, इसका मतलब वो किस पॉइंट की बात कर रहा है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड इंडिकेटर। सिमिलर ऑन द सेम ग्राउंड्स हम किसकी बात करते हैं, बेसिक इंडिकेटर की। तो उसमें एक चीज बहुत बट ऑब्वियस है कि pH नहीं आएगा, क्या निकालना होगा, pOH निकलेगा, ठीक है। चलो तो सेकंड केस देखते हैं अपन बेसिक इंडिकेटर के लिए। नेक्स्ट केस, केस 2 फॉर बेसिक इंडिकेटर, INOH ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, INOH
जब ये आयोनाइज कर रहा है तो In प्लस और OH माइनस। बेस एसोसिएटेड है तो कांस्टेंट विल बी Kb। फिर से वही चीज, इसका कुछ कलर होगा और यहाँ पे जो आयोनाइज होकर दूसरी फॉर्म आई है इसका कुछ डिफरेंट कलर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं Kb लिखता हूँ, Kb क्या लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ In प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ InOH। ठीक है, अब OH माइनस दिख रहा है मुझे तो यहां से POH निकलेगा, तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिख लेता हूं। OH माइनस को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी पूरा एक तरफ, तो Kb InOH का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन In प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सेम काम फिर से करें, लॉग लिया जाएगा दोनों तरफ, तो लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ InOH अपॉन In प्लस। इसको हम फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं, वो समझ में आ गया होगा, मिड पॉइंट की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। माइनस से मल्टीप्लाई करा जाए पूरी इक्वेशन को तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग OH माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग Kb। यहां पे दो ऑप्शन है, फिर से माइनस लगा दूं या एक्सपोनेंट को रिवर्स कर देते हैं, सॉरी फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो फ्रैक्शन को हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, ये बना, ये क्या हो गया, दिस इज POH, ये क्या हो गया, दिस इज PKB प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। क्लियर है बात, ये POH का फॉर्मूला आ गया फॉर बेसिक इंडिकेटर। यहां पे भी सेम चीज की बात करेंगे हम, अगर हम बात करते हैं एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ कलर चेंज, तो फिर से क्या होगा, In प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट शुड बी इक्वल टू InOH। अगर ऐसा करते हैं हम तो ये वाला जो फ्रैक्शन है हमारा ये 1 हो गया एंड log 1 इज 0, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, POH इज इक्वल टू PKB। तो एट मिड पॉइंट हमारे पास POH क्या आ जाएगा, PKB के बराबर। वाइस वर्सा भी दे सकता है, ऐसी कंडीशन दे दे कि POH इज इक्वल टू PKB, इसका मतलब मिड पॉइंट की बात कर रहा है, जबकि कलर चेंज जो हो रहा है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, इसका भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तो 50% कलर विल बी दिस एंड 50% विल बी दिस, कोई भी यहाँ पे कलर एक्सेस में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों चीजों से अपन को एक चीज समझ में आती है कि In प्लस और InOH एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेजेंट है। अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो क्या कलर शो होगा, कलर A शो होगा या कलर B शो होगा, वो एक्चुअली में किस पे डिपेंड करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली जब मैं एसिड इंडिकेटर की बात करूंगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एट एनी मोमेंट concentration of In plus and concentration of InOH both are present। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर मैं बेसिक इंडिकेटर की बात कर रहा हूं। सिमिलरली HIN और In माइनस बोथ आर प्रेजेंट, तो अब कलर कैसे डिसाइड करें, therefore color is decided on the basis of कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है, कौन सा इंडिकेटर है। ठीक है, तो जो एक्चुअली में कलर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, वेरी क्या करेगा, ये वेरी करेगा, तो सॉल्यूशन का जो भी POH हो रहा होगा, वो जो वेरी हो रहा होगा वो इसमें वेरिएशन लाएगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि इस मोमेंट पे In प्लस ज्यादा है या InOH माइनस, सॉरी InOH ज्यादा है, उसके हिसाब से हम कलर यहाँ पे डिसाइड। ठीक है, तो ये हुई इंडिकेटर की बात, आई होप इतना क्लियर होगा। अब अपन एक एक करके इंडिकेटर्स उठाते हैं, पहले फिनोक्सिलीन और फिर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने देख लिया एसिडिक इंडिकेटर और बेसिक इंडिकेटर के बारे में, अब अपन एक एक करके जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे पहला फिनोक्सिलीन, तो इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड।
ये क्या है, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हाइड्रोजन आयन इंडिकेटर होते हैं दे आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस। तो जो फिनोल्फथलीन है हमारे पास वो क्या होता है, इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड पीएच रेंज ओवर विच इट शोज कलर चेंज। ये हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था कि एक पीएच रेंज होती है जिसपे कलर चेंज शो करता है। पीएच रेंज ओवर विच इट शोज कलर चेंज is 8.3 to 10। pH रेंज जिसमें इसको हम यूज कर सकते हैं वो क्या है, 8.3 to 10। ठीक है, तो यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन यहां से आता है कि फिनोल्फथलीन को हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो में कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है एंड इट इज कलरलेस, और ये कलरलेस टू किस में कन्वर्ट होता है, पिंक में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होएगा, कलरलेस टू पिंक। तो इट इज, अब इसको भी देखो, इसको अगर मैं एक बार समझाऊं तुमको, तो ये कैसा बोला हमने, वीक ऑर्गेनिक एसिड, मतलब ये कुछ इस टाइप का इंडिकेटर होगा। यहां से ये जब अपने आयंस में डिसोसिएट कर रहा है तो H प्लस और In माइनस में डिसोसिएट कर रहा है, तो दिस इज कलरलेस। और जब ये अपने आयन में बन गया दिस इज पिंक। देखो दो डिफरेंट कलर आ रहे हैं, हम इसी चीज की बात कर रहे थे अभी तक इंडिकेटर में। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। तो देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, पीएच रेंज हमने देख लिया, ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब हम ये देखते हैं कि किस केस में सुटेबल नहीं है। तो देखो फिनोल्फथलीन इज नॉट सुटेबल, फिनोल्फथलीन इज नॉट सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ, अगर हम कोई भी वीक बेस लेते हैं और उसका टाइट्रेशन कराते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो किस तरीके से, phenolphthalein is not suitable for titration of weak base against strong acid। Let's say मैं एक weak base ले रहा हूं यहां पे NH4OH। ठीक है, अब अगर हमने एक weak base दिया है NH4OH, तो जब टाइट्रेशन खत्म हो रहा हो तो उस टाइम पे अगर ये कुछ हाइड्रोक्साइल आयन को देता भी है सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या ये इतने हाइड्रोक्साइल आयन दे पाएगा कि पीएच रेंज हमारी 8.3 से 10 तक पहुंच जाए? किसी भी कंडीशन में नहीं दे पाएगा। समझ आ रही है बात? तो NH4OH क्योंकि ये वीक बेस है, एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन it cannot furnish enough हाइड्रोक्साइल आयन या OH माइनस कुछ भी लिख लो, इनफ हाइड्रोक्साइल आयन टू इंक्रीज द pH अप टू 8.3 to 10। इस रेंज में pH को लाने के लिए इतने हाइड्रोक्साइल आयन ये फर्निश कर ही नहीं पाए। ठीक है, एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा उसको इतने OH माइनस आयंस नहीं मिलेंगे कि वो टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो पाए और पीएच को 8.3 से 10 के बीच में ले जाए। अगर इस रेंज में जा ही नहीं पाएगा तो फिनोल्फथलीन का कोई भी यूज नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? इतने आयंस क्यों नहीं फर्निश हो पाएंगे? वीक बेस है और उसका टाइट्रेशन करा रहे हैं हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वीक बेस का के भी काफी कम होगा, तो यहां से रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। मार्क कर लो इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हुआ अपना एक सिंपल सा कंसेप्ट फिनोल्फथलीन के बारे में। सिमिलरली अपन देखते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक है, चलो तो सिमिलरली अपन देखते हैं एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक बेसिक इंडिकेटर होता है, इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। तो नेक्स्ट अपन किसके बारे में देख रहे हैं? एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं MEOH से। कंफ्यूज मत करना, CH3OH नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है MEOH। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, ये कैसा रहता है? ये वीक ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? MEOH से। पीएच रेंज जिसमें ये वर्क करता है, पीएच रेंज
वो अपनी वैरी करती है 3 to 4.3। अब देखो ये जो रेंज है ये काफी अलग तरीके से दे रखी होती है, 3 to 4.3, 3 to 4.4, 4.5, तो अप्रोक्सीमेशन करेक्ट है, इतना चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे सॉल्यूशन का पीएच रेंज इतना रहता है तभी मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर की तरह वहां पे परफॉर्म कर पाएगा, मतलब दो डिफरेंट कलर शो कर पाएगा। तो ये किस चीज के लिए सुटेबल नहीं है? फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट सुटेबल फॉर, इट इज नॉट सुटेबल फॉर किसके टाइट्रेशन के लिए? टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं वीक एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करता हूं तब ये सुटेबल केस नहीं है। क्यों नहीं है? फिर से वीक एसिड जो भी रहेगा, लेट्स से एसिडिक एसिड ले लेते हैं, ये वीक एसिड है, तो ये एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन, एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन क्या ये इतने H+ आयंस दे पाएगा कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाए और जो पीएच है हमारा वो 3 to 4.3 आ जाए? मतलब देखो बहुत रेयर चांसेस है ना, रेयर क्या इम्पॉसिबल चांसेस है ना, वीक एसिड है उसको तुम स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कर रहे हो, तो जो पीएच है वो 7 से नीचे आने की कोशिश करेगा, वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वहां से हुए चाहे माइनस आयन ज्यादा आ रहे होंगे एज कंपेयर टू वीक एसिड से जो H+ आ रहे होंगे। तो यहां पे एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन not enough H+ will be there, not enough H+ will be there to shift the equilibrium so that pH falls in the range of 3 to 4.3। इस रेंज में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर इस रेंज में नहीं पहुंच पाएगा तो मिथाइल ऑरेंज अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन फिर, और अब देखते हैं एसिड बेस की टाइट्रेशन और किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं और किस तरीके से इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। कुछ ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह करेंगे, केस वाइज पढ़ेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सो। ठीक है, बफर के टाइम पे मैंने तुमको बताया था, देखो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो ब्लड का केस है हमारी बॉडी में, जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं वो बेसिकली सॉल्ट्स है। ठीक है, तो बफर में खैर वो इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी हम बस टाइट्रेशन देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्यूशंस को टाइट्रेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड यूज ऑफ इंडिकेटर। आज इसमें मैं एक ही केस डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। आगे फिर अपन और केसेस देखेंगे, 3-4 केसेस कराऊंगा, सारे केसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर अपन जेईई एडवांस का एक टॉपिक देखेंगे जहां पे डिफरेंट केसेस में किस तरीके से पीएच और पीओएस निकालते हैं, वो प्योरली एडवांस के लिए टॉपिक है। तो यहां देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन एंड यूज ऑफ इंडिकेटर। देखो जब भी टाइट्रेशन होता है, ठीक है, जब भी मैं टाइट्रेशन की बात करूंगा तो इट करस्पॉन्ड्स टू, टाइट्रेशन करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं हो रहा तो टाइट्रेशन में हम कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, कौन सा कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो दिस सिंपली करस्पॉन्ड्स टू चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए हम पीएच ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड, डिपेंड करता है कि क्या चीज हमने इनिशियली कंटेनर में ली है, उसके हिसाब से पीएच वेरी करेगा। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टाइट्रेशन कर्व या फिर टाइट्रेटिंग कर्व। तो अब हम टाइट्रेटिंग कर्व, टाइट्रेशन कर्व यहां पे बनाएंगे फॉर डिफरेंट सिनेरियोस और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कर्व डिराइव। ठीक है, केस वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले आज अपन देख रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहला केस अपन उठाते हैं, फर्स्ट केस, टाइट्रेशन कर्व corresponding to the titration of ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन।
स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेशन करा रहे हैं, वो वाला केस ले रहे हैं। तो यहां पे देखो स्टार्टिंग में अपन क्या ले रहे हैं कि देयर इज अ कंटेनर और उसमें मेरे पास 0.1 मोलर HCl ले लो विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका टाइट्रेशन जो हम करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं विद सेम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बराबर लिया है। बाय डिफॉल्ट इसकी अमाउंट हम हर केस के लिए कितने लेकर चलेंगे 25 ml, ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, लैब में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यही अमाउंट लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, देखो किस तरीके से। सबसे पहले ऐसा मानो ये तो है ही अपने पास 25 ml, पहले केस में हमने इसमें ऐड करा 24.9 ml ऑफ NaOH, ठीक है, सिर्फ इतनी अमाउंट ऐड कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले कुछ पॉइंट समझो, देखो इस पॉइंट तक अगर मैं इतनी अमाउंट ऐड करता हूं, देखो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितनी अमाउंट चाहिए 25 ml, यहां साइड में लिख लें फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन 25 ml ऑफ NaOH इज नीडेड, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे पीएच भी कितना होगा 7। अब इससे पहले वाला सिनेरियो ले रहे हैं हम, तो इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट 99.9% न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 0.1 ml का डिफरेंस है, वो हार्डली एक ड्रॉप का डिफरेंस हुआ, ठीक। अब कॉन्सेंट्रेशन देखो, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और 25 ml HCl है वो 0.1। एन इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एन इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट वो कितना हो जाएगा, देखो यहां से इसके एम इक्विवेलेंट निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम दैट विल बी 2.5, और अगर मैं इसके एम इक्विवेलेंट निकालता हूं दैट विल बी 2.49 कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो जो एम इक्विवेलेंट ऑफ HCl लेफ्ट है, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, ऑब्वियसली HCl बचा है, वो हो जाएगा 0.01। इतना एम इक्विवेलेंट HCl हमारे पास अभी बच गया है, क्लियर है बात। तो इतना एम इक्विवेलेंट HCl अगर हमारे पास बच रहा है, तो यहां से अगर मैं पीएच निकालना चाहूं तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन से H+ आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच से पहले अगर मैं H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूं तो दैट विल बी 0.01, और इन दोनों को मिक्स करा तो वॉल्यूम कितना हो चुका है 25 + 24.9 दैट इज 49.9। इधर से अब पीएच निकालना है, pH इज माइनस ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन H+। जरा ये वैल्यू डाल के यहाँ पे कैलकुलेट करो तो जो pH है वो अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आएगा, 3.9 समथिंग आएगा, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 4 मान लेते हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग कर देख सकते हो, ठीक है। ये हुआ अपना पहला केस, ठीक। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो अपन एक केस और देखते हैं, जब 25.1 ml ऑफ NaOH इज 0.1, जब 25.1 ml NaOH ऐड कर रहे हैं तो अब की बार NaOH एक्सेस में हो जाएगा, तो M इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेफ्ट दैट विल बी 0.01 दिस टाइम, क्योंकि इसका M इक्विवेलेंट यहां पे कितना हो गया, ये M इक्विवेलेंट हो गया मेरे पास 2.51, HCl 2.5 है ही मेरे पास, ठीक है। तो इधर इस बार NaOH बच रहा है 0.1, इधर से अगर मैं निकालता हूं अब की बार तो देखो एक्सिस में OH माइनस है, तो यहां से पहली बात OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा दैट विल बी 0.01 अपॉन 25 ml प्लस 25.1 ml मतलब 50.1 ml। तो यहां से मैं POH निकाल सकता हूं, POH विल बी माइनस ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर एक बार POH आ गया तो pH में निकल ही जाएगा 14 माइनस POH करके। तो इधर से जब POH निकालेंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 9, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास आएगा, 9 के आसपास आएगा। अब अपन को एक ड्रास्टिक चेंज समझना है, 24.9 पे pH 4 था, उससे जस्ट 0.1 इंक्रीज, मतलब हार्डली एक ड्रॉप इंक्रीज करने पे 3 यूनिट से pH बढ़ गया, और फिर उसके बाद 0.1 से चेंज करने पे वापस से pH मेरा लगभग 2 यूनिट से बढ़ गया। तो अब अगर हम इसका टाइट्रेशन कर्व बनाए तो हमको एक आइडिया आ रहा है कि इस वैल्यू के पास तक पहुंचते पहुंचते जो कर्व है दैट शुड बी एग्जैक्टली वर्टिकल, ठीक है।
तो ये कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करने के लिए थी। हम इसका टाइट्रेशन कर्व देखते हैं। देखो, इसका टाइट्रेशन कर्व बनाने से पहले डेटा में साइड में लिख लेता हूं ताकि ग्राफ के टाइम पे ध्यान भी रहे। तो यहां पे अगर हम देखें तो पीएच पहले केस में जब 24.9 ml ऑफ NaOH इज एडेड, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 4। जब 25 ml ऑफ NaOH ऐड करा तो ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का केस है, यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा 7। थर्ड केस जब 25.1 ml ऑफ NaOH ऐड करा, इस पॉइंट पे जो हमारा पीएच आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9। तो अब अगर यहां पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, पीएच और अमाउंट ऑफ बेस एडेड। इस केस में बेस ऐड कर रहा है तो अमाउंट ऑफ बेस एडेड। तो यहां पे हम ले रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस एक्सिस पे है पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सारा डेटा एनएल में ले रखा है। यहां पीएच बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अलॉन्ग दी वाई एक्सिस हमने क्या बना लिया, पीएच स्केल बना लिया। अब अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में कंटेनर में हमने क्या ले रखा है, स्टार्टिंग में कंटेनर में है HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो लगभग इसका पीएच यहां से कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने दो वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन करी। दो वैल्यूज कौन कौन सी, 24.9 और 25.1। तो 24.9 तक, 24.9 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 24.9 पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, ठीक है, ये हमने अभी कैलकुलेशन से देखा ही है। और 25.1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 9, और 25 पे वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वैल्यू इज 7, ठीक है, समझ पाए रहे होंगे यहां पे। तो 24.9 तक जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है इस तरीके से। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद सडनली मेरा ग्राफ विद इन दिस स्पैन ऑफ 0.2 के डिफरेंस में मेरा ग्राफ जो है वो 4 से 9 तक पहुंच जाता है। पीएच 4 से पीएच 9 तक पहुंच जाता है। मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 5 यूनिट का चेंज हो रहा है सिर्फ 0.2 पे, मतलब 2 ड्रॉप्स, हार्डली 2 ड्रॉप्स। और उसके बाद फिर ग्राफ हमारा फिर से लीनियर हो जाता है। सो अगर ऐसा टाइट्रेशन कर्व अगर तुम देखते हो तो टाइट्रेशन कर्व किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, यूनिफॉर्म इंक्रीज, सडनली एक पॉइंट पे पहुंच के ग्राफ ऑलमोस्ट वर्टिकल और फिर उसके बाद लीनियर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट है। 25 ml की हमारे पास HCl और 25 ml की NaOH, ये वाला केस। इससे जस्ट पहले pH स्टार है, इसके जस्ट बाद pH 9। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो इस रेंज में हमारे पास कुछ ना कुछ कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, ठीक है। इससे जस्ट एक ड्रॉप पहले तक न्यूट्रलाइजेशन पूरा नहीं हुआ, pH भी बहुत कम है। इसके जस्ट एक ड्रॉप बाद तक न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया है और pH बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर चुका, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कलर चेंज ऑब्जर्व करना मैन्युअली बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक ड्रॉप का एरर तो ह्यूमन एरर कर ही सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं। आज अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हुए अपन वीक एसिड वीक बेस, फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरीके के केसेस आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं।